नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शिव समान है वृक्ष भी, करे गरल का पान, इनको भी नित सींचिए जो चाहे कल्याण। वास्तव में ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से वृक्ष की महिमा अपने आप स्पष्ट होती है। जिस प्रकार से वृक्षों को भगवान शिव के समान बताया गया है, भगवान शिव हलाहल का पान करके जिस प्रकार से नीलकंठ कहलाए, ठीक उसी प्रकार से आज के इस दौर में, वर्तमान परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा संकट कार्बन डाइऑक्साइड का जो संकट है पर्यावरण के समक्ष, उस कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं पेड़, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जिस प्रकार से प्राणवायु ऑक्सीजन हमें देते हैं, एक प्रकार से जीवन दाता मनुष्य के लिए वृक्ष कहे गए हैं। और यदि आपको सृष्टि को ठीक रखना है, आपको मनुष्य का जीवन ठीक रखना है, तो पेड़ों की संख्या पर भी आपको निरंतर ध्यान देना होगा। पेड़ों की संख्या यदि कम होती है तो वो वास्तव में मानव जीवन के लिए आने वाला संकट है, और यह संकट धीरे धीरे पूरे विश्व में दस्तक देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर खेताराम जी कुमावत। डॉक्टर खेताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर खेताराम जी कुमावत प्रगतिशील किसान हैं, साथ ही आप पर्यावरण गतिविधि से जुड़े हैं। अन्य कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर भी आप वृक्षारोपण के क्षेत्र में स्वयं भी काम कर रहे हैं, और इस दिशा में जन जागरण का भी डॉक्टर खेताराम जी काम कर रहे हैं। डॉक्टर खेताराम जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे, जिस प्रकार से पेड़ों का, वृक्षों का, वनों का जो महत्व है, हमारी पुरानी पीढ़ी उससे भली भांति परिचित थी। वर्तमान पीढ़ी, जो हम कह सकते हैं युवा पीढ़ी है, आज की गैजेट्स के अंदर जो उलझी हुई पीढ़ी है, डिजिटल स्क्रीन पर जो पीढ़ी समय बिताती है, क्या आपके माध्यम से हम चाहेंगे उस नई पीढ़ी को भी वृक्षों का महत्व पता लगे? क्या कहना चाहेंगे? वृक्ष मानव जीवन के लिए ऐसे ही हैं जैसे जल बिन मछली। जी। बिना वृक्ष के मानव जीवन संभव नहीं है। वृक्ष जो है ना, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं जी। और उससे फल और पत्तियां लगते हैं। पत्तियों से हरा चारा मिलता है जो पशुओं के काम आता है, फल जो है मनुष्य के काम आता है। और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं जिससे वर्षा होती है, पेड़ धरती के क्षरण को भी रोकते हैं, पेड़ हवा के वेग को भी रोकते हैं। अगर तो तूफान आता है तो पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। पेड़ से हमें दवाइयाँ भी मिलती है जी। पेड़ से हम आर्थिक लाभ भी कमाते हैं। पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आप ये देख सकते हैं कि रेगिस्तान में आबादी बहुत कम है। जहाँ वनस्पति है, जहाँ पेड़ है, वहाँ बसावट ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पेड़ हैं वहाँ बसावट अधिक होती है, वहाँ आबादी बहुत होती है। और खेताराम जी ने यह भी विषय स्पष्ट किया कि पेड़ों के बिना जीवन का अस्तित्व भी संकट में है। पेड़ वास्तव में जीवन का आधार हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और क्या देना सीखें, तो इस विषय में भी ये कहा गया है कि केवल पेड़ों की सार संभाल यदि हमने ठीक प्रकार से कर ली, पेड़ पौधों को हमने परिवार का सदस्य मानकर यदि उनकी देखभाल कर ली, तो वो पेड़ निश्चित रूप से इस पूरी मानव प्रजाति ही नहीं अपितु चराचर जगत के जितने जीव हैं उन सब का भी पालन पोषण करने वाले पेड़ हैं। और हमारे यहाँ पुराने आख्यानों की बात कीजिए या भारतीय परंपरा की बात कीजिए, घर में जिस प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा होती है, मंदिरों में जब जाते हैं तो हमारे को देखने को मिलते हैं पीपल और बरगद, और उनकी भी पूजा होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले की भी पूजा हमारे यहाँ होती है। ये सारे संकेत हैं वास्तव में, और वो संकेत ये हैं कि हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करने वाले लोग हैं। और उनकी पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो जीवनदायी हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। खेताराम जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि इस समय वर्तमान दौर में देश प्रदेश में वनों की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने वन हैं और किस प्रकार से कम किस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में अगर देखा जाए जी, तो आज़ादी के समय से जो कुल हमारा भूमि क्षेत्र है उसका 20 से 21% भूभाग वनों से ढका हुआ है।
उसमें 15 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 30% से ज्यादा वन है जी। और बाकी राज्यों में कम है। सबसे कम जो वन है वो पंजाब में है जी। हरियाणा में है, राजस्थान में है। जो हमारा जो मिजोरम है उसमें सबसे ज्यादा वन है और वहाँ करीब 90% के करीब वन है। लक्षद्वीप में हमारे 80% से ज्यादा है, अंडमान निकोबार में भी 80% से ज्यादा है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं जी, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल है, मणिपुर है, इनमें 75% से ऊपर वन हैं। तो बाकी राज्यों में कम है जी। तो हमारे पास जो वन है उनमें कमी इसलिए आई क्योंकि आज़ादी के बाद में जनसंख्या में वृद्धि हुई और 1951 से लेकर 1980 तक करीब 42,380 वर्ग किलोमीटर वनों को काटकर खेती की जमीन में परिवर्तित कर दिया गया जी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वनों में कमी आती है। लेकिन अभी वन जो है कभी आग लगने से खत्म हो जाते हैं। जैसे आज अखबार की न्यूज में था कि डूंगरपुर में आग लग गई, उससे 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ खत्म हो गए जी। तो ऐसी समस्या आती है। लेकिन जितना अपेक्षित भूभाग वनों से ढका होना चाहिए वो अभी नहीं है। सरकार की सोच ये है कि 33% भूभाग वो वनों से ढका होना चाहिए। तो 33% भूभाग जो है वो वनों से ढका हुआ रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से खेताराम जी बोल रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ा कारण है, उसके कारण भी वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो कम हो रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, नगरों का विस्तार हो रहा है। उसी प्रकार से सड़कें भी बनती हैं तो भी हम कह सकते हैं कि एक साथ हजारों पेड़ों की कटाई होती है और इस कारण से भी भूमि पर पेड़ों की संख्या वो कम होती जा रही है। इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे खेताराम जी कि सामाजिक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, जब भी बारिश का समय आता है, अनेक सामाजिक संस्थाएं वृक्षारोपण पौधारोपण के कार्यक्रम चलाती हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां जब देखते हैं, धरातल पर देखते हैं तो बहुत अधिक सुधार महसूस नहीं होता। सामाजिक क्षेत्र पर पौधारोपण के लिए क्या कुछ विशेष प्रयत्न समाज द्वारा किए जाने चाहिए? क्या सामाजिक क्षेत्र में जो प्रयास किए गए हैं उससे पहले राजस्थान की स्थिति को भी हम देखेंगे जी। राजस्थान में जो भूमि क्षेत्र है उसमें से 32,650 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है और ज्यादातर जो वन है वो अरावली जो का क्षेत्र है उसमें है। जालोर है, उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, नागौर और झुंझुनू, ये जिले हैं जहां वन हैं जी। लेकिन जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है इसलिए जो है ना जहाँ बीकानेर, जैसलमेर वहाँ वन कम है। तो हमारे यहाँ जो है ना करीब जो हमारा भूभाग है उसका 9.5% भूभाग वनों से ढका हुआ है जी। हमारे राजस्थान में जो वन है उनको हम 4 भागों में बांटा गया है। जो एक भाग है वो तो ये शुष्क भूमि में जो वन लगे हुए हैं, शुष्क भूमि में जो वन लगे हुए हैं जी। उसमें जो कोटा है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, इसमें जो पेड़ लगे हैं जी। जो प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं जी उसको उनको जो है ना, दूसरा जो है ना ये पतझड़ वन है जिसमें सवाई माधोपुर है और आपका चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। और ज्यादातर वन जो है ना जो मरुस्थलीय जो हमारे जिले हैं उसमें कांटेदार वन है, जैसे खेजड़ी है, बबूल है, खेजड़ी है, बबूल है। और तो और इसके अलावा जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो माउंट आबू के इर्द गिर्द है जी। तो ये हमारे वन है और इसमें जो खेजड़ी वृक्ष है जी
वो व्यापक रूप से पूरे राजस्थान में लगभग है। जी, खेजड़ी को तो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। जी हाँ, खेजड़ी को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। जी। और खेजड़ी को राजस्थान ने राजकीय वृक्ष भी 1983 में घोषित किया है। मैं बात करना चाह रहा था खेताराम जी आपसे इस विषय पर कि जिस प्रकार से बारिश का समय होता है, अनेक सामाजिक संस्थाएं अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। जी जी। और हर वर्ष ये आता है कि लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो लगता है कि उतनी संख्या पेड़ों की नहीं लगती। क्या कारण है? या तो पेड़ पौधे सामाजिक संस्थाओं द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लगाए तो जाते हैं, लेकिन बाद में सार संभाल नहीं होती, या क्या लगता है केवल कागजी काम होता है? क्या कुछ सुधार होना चाहिए सामाजिक स्तर पर? सामाजिक संस्थाओं द्वारा या समाज के द्वारा जो पेड़ लगाए जाते हैं उसमें थोड़ा वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाता है। जी। पेड़ लगना ये एक वैज्ञानिक विधि है। उसको चाहे जैसे लगा देंगे तो वो नहीं पनपेगा। जी। अगर हम नीचे की जमीन पोली नहीं करेंगे तो उसकी जड़ बढ़ेगी नहीं, उसको पर्याप्त पानी नहीं देंगे तो वो बड़ा नहीं होगा, उसकी रक्षा नहीं करेंगे इसके सर्दी से तो वो नहीं बढ़ेगा, वो जल जाएगा। ये कई कारण हैं। तो खेताराम जी, राजस्थान की भूमि को तो सामान्य रूप से हम कहते हैं शुष्क भूमि इसको कहा जाता है, और शुष्क भूमि में पौधारोपण के लिए क्या कोई विशेष अलग से कोई तकनीक है? जी हाँ, इसके लिए विशेष तकनीक है जिसमें मॉइस्चर को प्रिजर्व किया जा सकता है। जी, नमी को संरक्षित किया जाता है। नमी को संरक्षित किया जा सकता है जी। इसके लिए सुंडाराम जी दांता में रहते हैं और एक प्रगतिशील किसान हैं। उन्होंने एक तकनीक विकसित की है, ड्राईलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। ये जो आप पौधे देख रहे हैं मेरे पीछे और आगे चारों ओर, ये एक अरडू के पौधे हैं और चारा देने वाले पौधे हैं, तथा इनको जब लगाया था उस समय केवल और केवल 1 लीटर पानी दिया था। उसके बाद में कभी भी पानी नहीं दिया गया। और यही कारण है कि मैं यहाँ से केवल अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी मेरी पहचान हुई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं, संगोष्ठियों उनमें मैं गया और इस टेक्निक को वहाँ भी बताया था। इसका जो मुख्य जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी उसका तकनीकी जो सिद्धांत है वो ये है कि जो पानी बरसता है और ज़मीन में अवशोषित होता है वो वापस 2 कारणों से बाहर निकलता है। एक तो ज़मीन पर उगने वाली खरपतवार से, और एक जो पड़ी हुई ज़मीन है उसमें बहुत गहराई तक सुराखें बन जाती है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो उससे पानी बहुत गहराई का बाहर आ जाता है। इन दोनों कारणों को हटा दो, फिर हमेशा इतना पानी मौजूद रहेगा ज़मीन में कि वो पौधे के लिए पर्याप्त रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस खेत में ये पौधे लगाते हैं उसमें केवल 2 जुताई करनी पड़ती है, और वो गहराई तक करते हैं जितनी हो सकती है। तो 2 जुताई का जो समय है वो निश्चित है। 1 जुताई पहली बरसात के 8-10 दिन बाद, ताकि जो उगी हुई खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। और दूसरी जो जुताई है वो आखिरी बरसात के बाद, यानी जब बरसात जाने की स्थिति में होती है अक्टूबर या सितंबर में, उस समय हम एक गहरी जुताई और कर देते हैं। तो जो गहरी जुताई होती है वो आमतौर पर 8-10 इंच गहरी मानी जाती है। तो 8-10 इंच की जो ऊपरी सतह है उसमें न तो खरपतवार है और न ही कोई सुराखें बनी हुई हैं, लेकिन नीचे की ओर सुराखें बनी हुई हैं। उन सुराखों से पानी बाहर आने की कोशिश करता है तो बाहर तो आता नहीं है, और 8-10 इंच नीचे आकर इकट्ठा होता रहता है। तो हम पौधा ऐसे लगाएं कि उसकी जड़ें ऊपरी सतह से 8-10 इंच नीचे गहरी हो, तो वो जो पानी कैपिलरी एक्शन वाला जो 8-10 इंच नीचे आकर इकट्ठा हो रहा है वो पौधे को मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद एक 4-5 इंच लंबा चौड़ा लेकिन गहरा 1.5 फीट गड्ढा खोदते हैं जहाँ हमें पौधे लगाने हैं। तो 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो 1 फीट तो थैली का पिंडा जाता है, और जो ऊपर 6 इंच जगह खाली बचती है उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। और फिर उस पौधे को कभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जो नीचे से कैपिलरी एक्शन का पानी आकर जो 8-10 इंच नीचे इकट्ठा हो रहा है वही पानी पर्याप्त रहता है। केवल हम 3-4 बार निराई गुड़ाई उसकी करते रहते हैं ताकि कोई खरपतवार और जो कैपिलरी एक्शन बनता है वो टूट जाए।
तो वास्तव में ये एक अद्भुत तकनीक इसको कहा जा सकता है कि जब पौधा लगाया जाता है, मानसून की जो पहली बारिश होती है उस समय मिट्टी की पर्याप्त खुदाई करके और फिर उसमें जो बारिश का पानी जाता है वो भूमि में नीचे तक नमी बनाए रखता है और उस नमी का ही उपयोग बाद में पौधा करके और जीवित रहता है। और बहुत अधिक धूप और गर्मी में भी वो पौधा ऊपर से जो पानी डालते हैं उसके बजाय भूमि में जो नमी है उस नमी से ही अपना काम चला लेता है और वो पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है, ऐसा कहना है डॉक्टर खेताराम जी का। खेताराम जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि चूंकि वनों का और जल का महत्वपूर्ण संबंध है, बिना जल के वनों की कल्पना, वृक्षारोपण की कल्पना भी बेमानी है। जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति राजस्थान की है, जिस प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, जिस प्रकार की जलवायु है, इन परिस्थितियों में जल का भंडारण किस प्रकार से किया जाए, जल का संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है जिससे वन भूमि को हम बढ़ा सकें? राजस्थान में जल की बहुत कमी है और राजस्थान में बहुत सारे जिले तो डार्क जोन घोषित हो चुके हैं जी। वहाँ ट्यूबवेल बनाने की अनुमति भी नहीं होती है। ऐसे में किसान पेड़ पौधे लगाए तो कैसे लगाए, फसल करे तो कैसे करे, ये एक समस्या है जी। 2011 में मेरे सामने भी ये समस्या आई जी। जब हमने इस पर विचार किया तो हमने ये देखा कि हमारे एरिया में करीब एवरेज 40 सेंटीमीटर बरसात होती है पूरे मानसून सीजन में। क्यों न उसका उपयोग किया जाए। तो हमने एक फार्म पॉन्ड बनवाया जी। उस फार्म पॉन्ड की कैपेसिटी लगभग 15 लाख लीटर है, यानी 1500 क्यूबिक मीटर जी। और खेत का जो ढाल है वो पूरे खेत का ढाल जो है ना उस फार्म पॉन्ड की तरफ कर दिया जी। और उस फार्म पॉन्ड के चारों ओर प्लास्टिक बिछा दी। जो प्लास्टिक बिछाई वो जोजोबा की जो लाइनें थी उनकी जो इंटर स्पेस है उसमें बिछाई जी। और 4000 वर्ग मीटर में वो प्लास्टिक बिछाकर जब रेनिंग बरसात हुई जी। तो उस समय पानी रन ऑफ होकर उस पॉन्ड में गया और पूरे मानसून सीजन में 1500 क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा हो गया। वो पानी जो है ना मेरी बागवानी के लिए भी काम आता है जी। और उसका वाष्पीकरण तो होता होगा पानी का। हाँ, वाष्पीकरण होता है। सर्दियों में तो बहुत कम होता है पर गर्मियों में होता है। हाँ। वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। उसमें कुछ हाई विस्कोसिटी वाले तेल, ज़्यादा विस्कोसिटी वाले तेल या जो है ना इस तरह के जैसे ये नारियल तेल ये डालकर कर पर आपका क्या अनुभव है, एक सीजन में जो बारिश होती है उसका पानी जो आपके फार्म पॉन्ड में जो आपने पॉलीथीन प्लास्टिक बिछा के जो संग्रहित किया है वो पानी क्या वर्ष भर आपके उस फॉर्म के लिए, उस खेत के लिए पर्याप्त रहता है? मैंने 2016-17 में फार्म पॉन्ड बनाया था जी। मैंने 1 हेक्टेयर में जोजोबा प्लांटेशन कर रखा है। जोजोबा प्लांटेशन का जो प्लांटिंग पैटर्न है वो बाद में बताएंगे जी। 1 हेक्टेयर में जो जोजोबा प्लांटेशन कर रखा उसके लिए साल भर वो पर्याप्त रहता है। इसके अलावा 2000 वर्ग मीटर में एक पॉली हाउस भी है। उस पॉली हाउस में भी 1 सीजन की फसल उससे हो जाती है। तो इतना पानी पर्याप्त है, साल भर काम आता है। तो खेताराम जी का ये भी कहना है कि वास्तव में एक मानसून सत्र में जो बारिश होती है और आपका यदि कोई खेत है तो उसका ढलान आपने एक तरफ करके और वहाँ पर उस पानी को यदि संग्रहित करने की योजना आप बनाते हैं तो वर्ष भर उस पानी से भी आप अपने उस खेत में सिंचाई कर सकते हैं। भूमि से आपको पानी का दोहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार का प्रयोग खेताराम जी भी कर रहे हैं और भी अनेक किसान इस प्रकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। खेताराम जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि सामान्यतः पौधारोपण के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो ध्यान में आता है कि एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति नीम के पेड़ लगा रहा है तो लगातार 10,000 पेड़ नीम के लगा दिए, किसी ने अशोक के वृक्ष लगाए तो लगातार वो ही लगा दिए। आज के युवाओं से जब बात होती है इस विषय पर तो युवा थोड़ा सा हम कह सकते हैं व्यावसायिक दृष्टि रखता है। युवा ये भी सोचता है कि इससे क्या कोई आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आर्थिक लाभ वाले पौधे कौन से पौधे हो सकते हैं, किस प्रकार से आर्थिक लाभ को देखते हुए भी वृक्षारोपण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे आर्थिक लाभ हो सकता है जी। जैसे एक जोजोबाई है।
जोजोबा प्लांटेशन मैंने अपने खेत में 1 हेक्टेयर में जो किया, जी, जोजोबा का प्लांटेशन का पैटर्न है 4/2, यानी एक जोजोबा की एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का अंतराल 4 मीटर होता है और एक लाइन में पौधे से पौधे का अंतराल 2 मीटर रखा जाता है। हालांकि जोजोबा में दोनों प्रकार के पौधे होते हैं नर और मादा। जी, तो 8 नर की मादा की लाइनों के बाद में 1 नर की लाइन भी लगानी होती है। 1:8 के रेशियो में ये पैटर्न चलता है। और ये जो जोजोबा का प्लांट है, ये इसका लाइफ स्पान काफ़ी लंबा होता है, 100-125 साल होता है। इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। 4-5 साल बाद इसमें बीज लगने शुरू होते हैं जी, और पौधा जब 8-10 साल का हो जाता है तब ये पूरा प्रोडक्शन देना प्रारंभ करता है। एक पौधे से करीब 2 से 2.5 किलो बीज लग जाते हैं और मार्केट में उसका रेट जो है ना 400 से 500 रुपए किलो है जी, तो एक पौधे से 1000 से 800 रुपए की इनकम हो सकती है। 1 हेक्टेयर में करीब 1100 से 1200 मादा पौधे आ जाते हैं और 200 से 300 जो है 250 से 300 नर पौधे आ जाते हैं। नर पौधे तो केवल परागण के काम आते हैं, उनके बीज नहीं लगते, बीज तो सिर्फ मादा पौधे के लगते हैं जी। तो जो 1200 पौधे होंगे उनसे 2 किलो के हिसाब से भी करीब 2.5 क्विंटल। पर एक बार यदि आपने ये जोजोबा का प्लांटेशन कर दिया तो उसकी आयु लगभग 100 वर्ष तक की आयु आप बता रहे हैं। जी हाँ, इसकी आयु लगभग 100 वर्ष की है और ये प्लांट जो है ना, वैसे तो ये डेजर्ट और जो है ना जंगली प्लांट कहा जाता है, लेकिन जो जोजोबा है ये काफ़ी उपयोगी है क्योंकि ATF में लुब्रिकेशन के काम आता है इसका ऑयल और ये स्किन थेरेपी में भी काम आता है। तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में यदि आज का युवा कृषि को लेकर, पौधारोपण और वृक्षारोपण को लेकर भी यदि नई तकनीक, नई सूचनाओं से यदि उसको जानकारी है तो वास्तव में ये पौधारोपण और वृक्षारोपण करके भी आर्थिक रूप से भी हम कह सकते हैं स्वावलंबी हुआ जा सकता है। और जिस प्रकार से डॉक्टर खेताराम जी ने बताया कि जोजोबा को लेकर इनका जो अनुभव है, उस अनुभव में शुरू में 5-7 वर्ष तक जरूर आपको धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन यदि एक बार आपने ठीक प्रकार से जोजोबा का प्लांटेशन कर दिया तो कई पीढ़ियों तक आपको उसका लाभ मिलने वाला है। और इनका तो ये भी कहना है कि एक बार प्लांटेशन कर दिया तो लगभग 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष में 3 से 4 पीढ़ियां आपकी वास्तव में उन जोजोबा के फलों से आर्थिक रूप से मजबूत रह सकती हैं। ये भी इस चर्चा में से निष्कर्ष के रूप में निकल कर आया है। आपसे जानकारी, एक बात और है जी, इंटर स्पेस में आप खेती कर सकते हैं जी। जैसे मैंने इंटर स्पेस में जाने खेती भी करता हूँ और इंटर स्पेस में प्लास्टिक बिछाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता हूँ। तो प्लांट अपनी जगह खड़ा है, वो आपकी ज्यादा जमीन नहीं रोकता। इंटर स्पेस आप खेती के लिए काम ले सकते हैं, इसलिए जो है ना ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये जगह रोक लेगा। तो ये उस हिसाब से जो है ना इकोनॉमिक भी है काफ़ी। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। खेताराम जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम वनों की भूमि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार से सामाजिक क्रांति की, सामाजिक बदलाव की आवश्यकता किस प्रकार से महसूस करते हैं, क्या कहना चाहिए? इसके लिए एक जन जागृति लानी पड़ेगी जी। जैसा आपने शुरू में बताया था कि हमारा समाज तो ऐसा है जो वृक्षों की पूजा करता है जी। हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और हम वृक्ष प्रेमी लोग हैं जी। हमारे राजस्थान में तो चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था वृक्षों को बचाने के लिए जी। तो जब लोगों को ये समझाया जाएगा कि ये जो पृथ्वी है, ये इसका जो पर्यावरण है, इसको हमको अगर बचाना है अपनी भावी पीढ़ी के लिए जी, तो हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, नए पेड़ लगाने पड़ेंगे और जैसी हमको ये पृथ्वी मिली है, जैसा पर्यावरण मिला है, ऐसा अगली पीढ़ी को हम सौंप कर जाएं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है जी। और जब लोग ये समझेंगे कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा जी। जैसे अभी भी आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, तो ग्लोबल अगर मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों में, तो सारी वनस्पतियां जल जाएगी और वनस्पतियां जल जाएगी तो जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है तो अगली पीढ़ियां जिएगी कैसे और 50 डिग्री टेम्परेचर में जो है ना काम कैसे होगा जी।
तो मानव जीवन और प्राणी जीवन दूभर हो जाएगा जब सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा। और पेड़ जो है ना वो आर्थिक रूप से भी अगर लाभदायी होंगे आदमी के लिए, तो जो है ना लोग इस दिशा में काम करेंगे। इसमें दोनों चीजें शामिल करनी पड़ेगी जी। लोगों को समझाना भी पड़ेगा और पेड़ों से उनको आर्थिक लाभ भी हो जी। ये भी आवश्यकता है। केवल पेड़ लगा दें, उनसे ऑक्सीजन मिलती है, उनसे चारा मिलता है, फल मिलता है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आज तो हर आदमी ये चाहता है कि उसकी आजीविका चले, उसके खेत में इतने पेड़ ऐसे लगे जिससे उसकी आजीविका चले, तो वो जरूर जो है ना इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और इस पेड़ों की कमी के लिए क्या है कि जहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों को हालांकि ये निर्देश है कि 1/3 एरिया में आप पौधे लगाएंगे जी, लेकिन वो पौधे जो है ना उनका सर्वाइवल बहुत कम होता है, 30 से 40% होता है जी। उनका 80-90% सर्वाइवल हो, ऐसी व्यवस्था करें। उसके लिए जो साइंटिफिक टेक्निक है, जो मॉइस्चर नीचे प्रिजर्व करके पौधा लगाने की टेक्निक है, उसको जब अपनाएंगे तब वो पौधे उनका सर्वाइवल रेट अपने आप 80 से 90% हो जाएगा। तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं वे जीवित भी रहें। और इस चर्चा में ये भी विषय निकल कर आया कि जिस प्रकार से हम प्रकृति पूजक हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो ये तो एक विषय हो सकता है परंपराओं का, लेकिन परंपराओं के साथ में यदि हमने वृक्षारोपण को, पौधारोपण को हमने धर्म के साथ में अर्थ से भी जोड़ दिया, यदि ये आजीविका का भी साधन हो गए, तो वास्तव में युवा भी इस ओर आकर्षित भी होंगे और इसे आजीविका के साधन के रूप में भी यदि जोड़कर देखा जाए तो पूरे सृष्टि की सेवा का ये काम वास्तव में हो सकता है। जिस प्रकार से इस पूरी चर्चा में ये निकल कर आया कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, उनके माध्यम से फल भी मिलते हैं और वो फल मनुष्य के साथ साथ में दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी पेट भरने के काम में आते हैं। और जो कल्पना किसी समय में साकार हुआ करती थी और आज के विद्यार्थियों को केवल पुस्तकों में देखने को मिलता है कि जंगल किस प्रकार के होते थे, ऐसे जंगल जहां सूर्य की रोशनी पहुंचना कठिन होता था, जहां पर अनेक जानवरों का निवास होता था, वो जानवर आज जंगलों को छोड़कर यदि आबादी में आने लगे हैं तो भी मनुष्य को सचेत होने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि जंगल कम होते रहे, वन कम होते रहे, तो अनेक प्रकार के संकट हैं और इस वन भूमि को बढ़ाने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा और साथ ही वृक्षारोपण में नई नई तकनीक का उपयोग हम सबको करना पड़ेगा। धर्म के साथ में अर्थ को जोड़ना पड़ेगा और अर्थदायी वृक्षारोपण भी निरंतर यदि आगे बढ़ेगा तो स्थितियां और सुखद होंगी। खेताराम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वन से संबंधित विषयों पर बहुत विस्तार से और बहुत ही रोचक तरीके से नई नई जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।